हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और क्लास को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको आज का वीडियो जो है बहुत पसंद आने वाला है। तो हमारा आज की इस वीडियो में क्या खास होने वाला है इसे पहले देख लेते हैं। तो GSSC CGL पेपर 2 हिंदी का जो है हिंदी पेपर 2, इसमें कुल प्रश्न 100 पूछे जाएंगे और एग्जाम पर क्या क्या जो सवाल आएंगे उन सारे सवालों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो आपके उपन्यास से 13 प्रश्न लिया गया है, कहानी से 15 प्रश्न, नाटक से 12 प्रश्न, भाषा से 25 प्रश्न, व्याकरण से 10 प्रश्न, साहित्य काव्य कुंज से 15 प्रश्न और हिंदी साहित्य का इतिहास से 10 प्रश्न को कवर किया गया है। जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको 2 किताबें पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये फ्रेंड्स जो प्रैक्टिस सेट 1 है, तो आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा और आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं जो आंसर है उसे ही सिर्फ बोलूँगा क्योंकि अगर सारे ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 100 सवाल को कवर करना है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग है, जो कि आपके एग्जाम पर आने की 100% संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयरत्न और पुरुषोत्तम लाल। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है जयरत्न और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। अगला सवाल है, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? गोबर जो है उन्हें लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? तो खन्ना ने। खन्ना साहब जो थे, यह जो है फ्रेंड्स गोबर कौन है? तो गोबर जो है गोदान उपन्यास का पात्र है, आपको याद रखना है। गोबर जो है यह किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का पात्र है और इसे जो है खन्ना साहब लखनऊ में पहला काम देते हैं। अगला सवाल है, झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? उपन्यास में जो फ्रेंड्स झुनिया है, एक कैरेक्टर झुनिया है और झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो बेलारी में। बेलारी पर जो है झुनिया के पति की मौत हो जाती है। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी जो कलम के सिपाही है तो उनके रचनाकार है अमृत राय और अमृत राय जो है फ्रेंड्स उनके पुत्र थे और उन्हीं ने उनके जीवनी को लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय। अगला सवाल है, मेरीगंज गांव की सीमा में प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? तो मेरीगंज जो गांव है, जब इसकी सीमा पर लोग प्रवेश करते हैं तो किसकी कोठी देखने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा WG मार्टिन। WG मार्टिन की कोठी देखने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं। रामकिशन बाबू का जमाना, यहाँ पर है फ्रेंड्स, रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया, यह किसने कहा है? तो छोटन बाबू ने कहा है। आपको जो है इन पंक्तियों को यानी इस कथन को याद रखना है कि रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया, यह किसने कहा है? तो छोटन बाबू ने कहा। यहाँ पर भी बाबू लगा हो और यहाँ पर भी बाबू है, आपको याद रखना है। तो यह कथन किसका है? तो छोटन बाबू का है। रामकिशन बाबू की पत्नी का क्या नाम था? जो रामकिशन बाबू थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आभा रानी। आभा रानी नाम था, रामकिशन बाबू की पत्नी का नाम आभा रानी था। अगला सवाल है, हैजा का दवा किस में डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? जब गांव पर हैजा की बीमारी आ जाते हैं तो हैजा का दवा जो है किस में डालने पर गांव वालों ने उसका जो है विरोध किया था? तो कूप में डालने पर जो है फ्रेंड्स, कूप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुआं, यानी कूप पर डालने का विरोध किया था, यानी डालने नहीं दिए थे। अगला सवाल की ओर चलते हैं, गांव में छिलकाग उड़ेगा किसने कहा है? गांव में जो है छिलकाग उड़ेगा, यह किसने कहा है? तो यह कहा है फ्रेंड्स ज्योति जी ने। जो एक कैरेक्टर ज्योति है, उन ज्योति जी ने कहा है कि गाँव पे छिलकाग उड़ेगा। अगला सवाल है, गाँव में बंदर भूतता लगा है, बंदर का भूत किसने कहा था? गांव में बंदर भूतता लगा है, जो बंदर का भूत यह किसने कहा था? तो खलासी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? राग दरबारी जो उपन्यास है इसमें कितने अंकों का वर्णन है? तो 35 अंकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 35 अंकों का वर्णन है। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमारा जो राग दरबारी उपन्यास है यहाँ पर गो होगा। तो राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष क्या है? राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी। अगला सवाल है, यह घर मेरा नहीं कौन सी विधा है? यह घर मेरा नहीं यह कौन सी विधा है? तो कहानी है। यह घर मेरा नहीं यह एक कहानी की विधा है। अगला सवाल है, यह घर मेरा नहीं कौन सी विधा है? तो यह हो गया कहानी। अगला सवाल, श्री लाल शुक्ल को उत्तर प्रदेश में कौन सी सेवा के लिए चुने गए थे?
श्रीलाल शुक्ल जो है तो उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में कौन सी सेवा के लिए चुने गए थे, तो सिविल सेवा के लिए चुने गए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। अगला सवाल, मधुआ जो सो रहो, मधुआ जा सो रहो किसका कथन है, यानी जो मधुआ कहानी है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है मधुआ को कौन कह रहा है कि मधुआ जा सो रहो, यह कथन किसका है, तो यह कथन है लल्लू का। लल्लू जी कहते हैं कि मधुआ जा सो रहो। अगला सवाल है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है, तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो के प्रीवियस वीडियो में यानी पिछले वीडियो में देखोगे तो मैंने मधुआ कहानी को पढ़ाया है, तो उनमें बताया है कि मधुआ कहानी के लिए कौन है। और मधुआ कहानी से जितने भी थ्योरी क्लास थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ऑनलाइन और जीके क्वेश्चन थे, सारे को कवर किया गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि मधुआ कहानी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। मधुआ कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला सवाल है, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठाकुर का कुआं जो कहानी है तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1932 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1932 ईस्वी। गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, गंगी जो है तो इनका चारित्रिक विशेषताओं में क्या समाहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। साहस, विरोध का भावना और त्याग की भावना, ये तीनों जो है समाहित है गंगी की चारित्रिक में। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। एग्जाम पर इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी या BC दोनों, ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। तो आपको उपरोक्त सभी रहेंगे तो वो भी आंसर होने की संभावना रहती है। इसका आंसर हो जाएगा कि गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में क्या समाहित है, साहस है, विरोध का भावना है, त्याग की भावना है, तो और डी में है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, नीलम देश के राजकन्या का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो नीलम देश के राजकन्या का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1933 ईस्वी। कहानी के अनुसार नीलम देश के राजकन्या में कितने महल है, तो 3 महल है। जो नीलम देश की राजकन्या है तो इस कहानी में बताया गया है कि कितने महल की चर्चा की गई, यानी कितने महल है, तो 3 महल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली में एक मौत कहानी में है, दिल्ली में जो एक मौत है तो इस कहानी में क्या है, तो इसमें कहानी में जो है फ्रेंड्स दोनों है, यानी व्यंग की चुटकी और करुणा की अश्रुधारा, यानी इसमें व्यंग को भी समाहित किया गया है। दिल्ली में एक मौत जो है या एक प्रकार का क्या है, व्यंग है, और इसमें करुणा की अश्रुधारा भी है, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा दोनों। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानगरी है। तो दिल्ली जो महानगरी है इसी का जो है वातावरण चित्रित है। अगला सवाल है, वापसी कहानी में कथा नायक कौन है, वापसी जो कहानी है इसका कथा का नायक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गजाधर बाबू। गजाधर बाबू जो है वापसी कहानी में कथा का नायक है। अगला सवाल है, उषा प्रियबंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ है, बरेली में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में, तो उषा प्रियबंदा जो है फ्रेंड्स इसका जन्म कब हुआ है और कहाँ हुआ है, तो इसका जन्म जो हुआ है 1930 ईस्वी में हुआ है और कानपुर पे हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में कानपुर में। अगला सवाल है, यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा था, यशपाल जो है उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा था, तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। अगला सवाल है, यशपाल की मृत्यु कब हुई थी, यशपाल की मृत्यु कब हुई थी, तो 1976 ईस्वी में। यशपाल की मृत्यु 1976 ईस्वी में हो गई है। अगला सवाल, अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे का नाम कर दिया, अंग्रेज मेजर जो थे वह किसके नाम पर जो अपने सेब का, अंग्रेज मेजर का जो सेब का बगीचा था तो वह जो अपना बगीचा है किसके नाम कर देता है, तो मिसपाल के नाम कर देता है अंग्रेज मेजर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, मिसपाल को किस वस्तु से चीड़ थी, मिसपाल को जो है किस वस्तु से चीड़ थी, कमीज से, बनाव श्रृंगार से, छोटे बाल से, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनावटी श्रृंगार। बनावटी श्रृंगार से जो है उन्हें चीड़ थी। अगला सवाल है, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स आपको, ये जो शब्द है औचट, औचट को जो है खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो उसमें बी जोरदार। औचट को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है इनके मध्य जो है सेतु का कार्य करती है मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या तोरावाती, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेवाती। मेवाती जो है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी के बीच सेतु का कार्य करती है। अगला सवाल है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं भाषा में किससे जोड़ा गया है, तो बोडो को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बोडो को जोड़ा गया है।
हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? हिंदी को आम बोलचाल की भाषा यह किसने कहा है? तो यह कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा है कि हिंदी जो है आम बोलचाल की भाषा है। सी आंसर हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द है। विभावरी कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आग का तत्सम है, आग का तत्सम रूप क्या है? तो आग का तत्सम रूप हो जाएगा अग्नि। आग का तत्सम रूप अग्नि हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कर्ज, अलमारी, डिबिया या कालरा। तो इसके यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है देशज है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी डिबिया। डिबिया जो है यह देशज शब्द है। अगला सवाल है हिंदी और उर्दू के बीच सरल भाषा कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच सरल भाषा कहलाती है। हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी, रेखत या दक्षिणी। तो दक्षिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तानी। हिंदी और उर्दू के बीच सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा आगम, लोप, विपर्य। यानी ध्वनि परिवर्तन को किन किन नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से जाना जाता है, लोप के नाम से और विपर्य के नाम से, उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है साक्षात सांकेतिक किसे कहते हैं? साक्षात सांकेतिक किसे कहते हैं? तो अभिधा को। अभिधा को जो है फ्रेंड्स साक्षात सांकेतिक कहते हैं। अगला सवाल है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है रस से संबंधित सवाल आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे सीजीएल पेपर 2 में जितने सारे चैप्टर हैं सारे चैप्टर को कवर किया गया, जो कि आपके एग्जाम पे जिस तरह के सवाल आएंगे उसी पर आधारित यहाँ पर सवाल को बनाया गया, यानी इस सेट का निर्माण किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार। श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ रस कहा गया है। अगला सवाल है संतान विषयक रति किस रस के अंतर्गत गण्य होगा? संतान विषयक रति जो है किस रस के अंतर्गत जो है गण्य होगा, यानी इसका गणना हम किस में करेंगे? तो वात्सल्य रस में। यानी यहाँ पर जो संतान विषयक यानी बच्चे से जो संबंधित रहेंगे तो वह जाएंगे वात्सल्य रस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो फ्रेंड्स यहाँ इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जाकर आप इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 41वां सवाल है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे को और रोले को जब क्रम से मिला देंगे तो कौन सा छंद बनेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद बनेंगे जब दोहा और रोले को क्रम से सजाएंगे तो। अगला सवाल है सुनी सिया सपन भरे जल लोचन इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौपाई। इसमें चौपाई छंद है। सुनी सिया सपन भरे जल लोचन इस पंक्ति में जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल बादल के काले काले केसों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला सवाल है दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज में अलंकार है। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज में अलंकार है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें क्या है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज में, इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? अब जो है प्लेटो साहित्य सिद्धांत जो है, तो प्लेटो साहित्य सिद्धांत के अनुसार प्लेटो को जो है दर्शन का पोप किसने कहा है? तो कैटलिन ने कहा है। प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा है? कैटलिन ने कहा है। अगला सवाल है ऑफ गेम मेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो जैक देरिदा। जैक देरिदा जो है ऑफ गेम मेटोलॉजी के लेखक हैं। अगला सवाल है पल्लवन में वाक्य रचना किस प्रकार की होनी चाहिए? जो पल्लवन है तो इसमें जो वाक्य की रचना है किस प्रकार की होनी चाहिए? तो छोटे वाक्य। पल्लवन पे क्या है? छोटे वाक्य होना चाहिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि परिपत्र को अंग्रेजी में कहते हैं रेमिंडर, सर्कुलर, मेमोरेंडम या ऑफिस लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सर्कुलर, परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। अगला सवाल है, संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो संक्षेपण है, तो संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए, तो कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण में जो है कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, जबकि सरल भाषा, स्पष्ट भाषा और विशेष भाषा होनी चाहिए, जबकि संक्षेपण में कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, डैश से किसी भी रचना का एक भाग होता है। यहाँ पर जो है डैश दिया खाली स्थान, किसी भी रचना का एक भाग होता है, तो अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है किसी भी रचना का एक भाग होता है। अगला सवाल है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि जो है बनारस के विद्वानों ने दी थी। बनारस के विद्वानों ने जो है भारतेंदु को हरिश्चंद्र की उपाधि दी थी। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, तो वह भारत के सत्यानाश का पहला कारण किसे बताते हैं, तो धर्म के नाम पर बंटवारा को पहला सत्यानाश का कारण बताते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ है फ्रेंड्स, इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या क्या कहा है, तो सत्यानाश का पहला कारण बताया है। और जो वर्तमान पे भी जो फ्रेंड्स धर्म के नाम पर बंटवारा सत्यानाश का कारण ही है। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा में मदिरा को किसके कन्या माना गया है। तो भारत दुर्दशा में जो है मदिरा को किसके कन्या माना गया है, इसके आंसर हो जाएगा भगवान सॉन्ग का। इसका सी आंसर हो जाएगा भगवान सॉन्ग। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसके कन्या माना गया है, तो भगवान सॉन्ग को माना गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी या राग दरबारी। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राग दरबारी, क्योंकि राग दरबारी के लेखक कौन है, तो श्री लाल शुक्ल हैं। राग दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। जबकि अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु, नील देवी के लेखक भारतेंदु है। अगला सवाल है, रामगुप्त किस तरह का शासक था। रामगुप्त जो है वह किस तरह का शासक था, तो अयोग्य शासक था, वह योग्य नहीं था, अयोग्य था। अगला सवाल की ओर चलते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थाई भाव क्या है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, रात है, भाई है या जुगुप्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्साह हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो स्थायी भाव है, तो उत्साह है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है कौन सा पात्र नहीं है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, देवसेना या रामगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवसेना। देवसेना जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है, जबकि ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है और रामगुप्त है। और चंद्रगुप्त और रामगुप्त जो है फ्रेंड्स दो भाई थे, आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त दो भाई थे। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह की किस पद्धति का समर्थन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विवाह का समर्थन किया गया है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। मोहन राकेश की मृत्यु जो है कब और कहाँ हुई थी, तो 1972 में दिल्ली पर मोहन राकेश की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में दिल्ली पर मोहन राकेश की मृत्यु हो गई थी। नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा क्या है। हमारा नाटक जो है आधे अधूरे, जिनके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है। तो इनमें जो है पुरुष 3 है, तो उसका पहनावा क्या है, तो पतलून और टी शर्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पतलून और टी शर्ट। आधे अधूरे का नाट्य स्थल है मकान का कमरा, मकान का गैलरी, मकान के बैठने का कमरा या मकान के अंदर कमरे का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकान के बैठने का कमरा। मकान के बैठने का जो कमरा था, वहीं पर आधे अधूरे नाटक का मंचन किया गया था। अगला सवाल है, आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है। कौन सी शैली जो है नहीं है, तीखी शैली है, पैनी शैली है, व्यंग्यात्मक है और आलोचनात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोचनात्मक शैली नहीं है, जबकि आधे अधूरे नाटक में तीखी शैली था, पैनी शैली था और व्यंग्यात्मक शैली था। ऑप्शन नंबर डी जो आलोचनात्मक है वह नहीं था। अगला सवाल है, किस कवि को अभिनव जयदेव की संज्ञा मिली थी। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव की संज्ञा मिली थी। अगला सवाल है, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। पृथ्वीराज रासों में, बीसल देव रासों में, परमाद रासों में या कीर्तिलता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीसल देव रासों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीसल देव रासों में जो है मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है। अगला सवाल है, कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए।
तो माया, माया को देखकर जो है गर्व नहीं करना चाहिए कबीर के अनुसार। सुर सागर में लगभग कितने पद हैं? सुर सागर में लगभग कितने पद हैं? तो 500 पद हैं। सुर सागर में अगर पदों की बात करें तो लगभग 500 पद हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 500 पद। अगला सवाल है रामचरितमानस और विनय पत्रिका, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना तो तुलसीदास ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक और विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है? कवि जो बिहारी थे तो बिहारी की कविताएं जो है किस रस से भरपूर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। बिहारी की कविताएं श्रृंगार रस से भरपूर है। अगला सवाल है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो ब्रज भाषा में। भूषण जो है ब्रज भाषा में रचना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। यहाँ पर 2 बार सवाल टाइपिंग हो गया है। तो भूषण की जो रचनाएं हैं किस भाषा में थी? तो ब्रज भाषा में थी। अगला सवाल है प्रेम फुलवारी किनकी रचना है? प्रेम फुलवारी जो है किसकी रचना है? तो भारतेंदु की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम फुलवारी। अगला सवाल है गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते हैं? गुप्त जी थे वह आदर के साथ किस नाम से जाने जाते हैं? तो दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त जो है उसका उपनाम क्या थे? तो दद्दा थे। अगला सवाल है पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? सुमित्रा पंत, यानी फ्रेंड्स पंत का पूरा नाम क्या थे? तो सुमित्रानंदन पंत थे। तो पंत जी को जो है कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो प्रकृति से मिली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति से। अगला सवाल है वर्मा जी को उनके किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा के लिए। महादेवी वर्मा जो थे तो उन्हें किस रचना के लिए, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को। हिंदी नाट्य साहित्य के किस युग को यह कहना युक्ति संगत होगा? हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? द्विवेदी युग, नाटक युग, प्रसाद युग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसाद युग। हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को जो है प्रसाद युग कहना उचित होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1960, 23 सितंबर 1908 या 24 सितंबर 1909 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 1960। फ्रेंड्स यहाँ पर शून्य छूट गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1908। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 को हुआ है। अगला सवाल है अजय जी वात्सल्य लिखना किस आधार पर शुरू की है? अज्ञेय जी जो है वात्सल्य लिखना किस आधार पर शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खानदानी वंश अनुसार। खानदानी वंश के अनुसार जो है वह वात्सल्य लिखना शुरू किए थे। कौन? अज्ञेय जी। अगला सवाल है नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम क्या है? नागार्जुन द्वारा जो है मैथिली भाषा में एक उपन्यास लिखा गया है तो उस उपन्यास का नाम क्या है? तो पारो है। पारो की रचना कौन है? तो नागार्जुन, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कुछ सुना क्या इस वाक्य में कुछ जो है किस सर्वनाम को इंगित करता है? कुछ सुना क्या इस वाक्य में कुछ जो है किस सर्वनाम को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को इंगित करता है। अगला सवाल है पुस्तक को मत ले जाओ यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुस्तक को मत ले जाओ यह वाक्य जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है तो क्या नहीं है? जिसे, जिसने, उसको या जिसे का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसको। उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, जबकि जिसे, जिसने और जिसे का यह है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो के अभी तक बने हुए हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स हमारे चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जाकर इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको वहां पर इस वीडियो के सारे PDF मिल जाएंगे। और हमारे चैनल पर फ्रेंड्स जितने भी क्लास पढ़ाए गए उन सारे वीडियो के PDF आपको आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर मिल जाएंगे। हमारा अगला सवाल है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पना। तो इनमें से जो है सकर्मक क्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तड़पना। तड़पना जो है सकर्मक
क्रिया है। अगला सवाल है मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानवीय। मानव का जो विशेषण है वह मानवीय हो जाएगा। अगला सवाल है तेजस्विनी ने बच्चों को मिठाई दी, कौन सी कारक है? इसमें कौन सी कारक है? तेजस्विनी ने बच्चों को मिठाई दी, इसमें कौन सी कारक है? तो कर्म कारक है। अगला सवाल है एकाएक शब्द में कौन सा समास है? एकाएक, आपको यहाँ पर यह समास से भी एग्जाम पर सवाल पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, यानी व्याकरण से। तो यहाँ व्याकरण का सवाल है कि एकाएक शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास है। एकाएक शब्द में अव्ययीभाव समास है। अगला सवाल है विभक्ति पर आधारित सर्वाधिक भेद किस समास में है? विभक्ति पर जो आधारित है तो वह किस पर आधारित समास है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। विभक्ति पर आधारित सर्वाधिक भेद किस समास में है? तो तत्पुरुष समास पर है। तत्पुरुष समास पर जो है सर्वाधिक समास है विभक्ति पर आधारित। अगला सवाल है खून पानी होना का अर्थ क्या है? खून पानी होना का अर्थ क्या है? तो कोई असर न होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई असर नहीं होना। खून पानी होना का अर्थ है कोई असर नहीं होना। अगला सवाल है ठीकरा फूटना का अर्थ क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी के ऊपर झूठा दोष मढ़ना। ठीकरा फूटना का अर्थ हो जाएगा किसी के ऊपर जब हम झूठा दोष मढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी के ऊपर झूठा दोष मढ़ना ठीकरा फूटना से कहते हैं। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी जो है वह किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। अगला सवाल है घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? घनानंद जो थी उनकी काव्य भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्रजभाषा। घनानंद की जो काव्य भाषा थी ब्रजभाषा थी। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? विश्व प्रसाद, सितारे हिंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, आचार्य महावीर बाबू को या मैथिली शरण गुप्त को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के लेखक कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने जो है द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है। अगला सवाल है गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फ्रेंड्स निराला का पूरा नाम हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंत का हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, और प्रसाद का जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि गीतिका के रचनाकार क्या कौन है? तो निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है गीतिका के रचनाकार। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि उर्वशी किसके द्वारा रचित है? यानी उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। अगला सवाल है गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद की, श्रीनिवास दास की, राजा लक्ष्मण सिंह की या देवकी नंदन खत्री की? तो सितारे हिंद जो है यह किसकी उपाधि थी? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद जो है सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी सितारे हिंद। अगला सवाल है हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? तो आनंद रघुनंदन को। आनंद रघुनंदन को जो है हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आनंद रघुनंदन। अगला सवाल है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा है? भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना यह किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है इन्हें लिखा है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा है। अगला सवाल है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1826 में। 1826 ईस्वी में जो है पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित हुआ है, जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्टन। इसकी जो प्रकाशित हुआ यानी पहले सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स और अंतिम सवाल है
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर अंतिम सवाल था, यानी 100वां सवाल, जो कि मैंने 100 प्रश्न को कवर कर लिए। और हमारा जो है फ्रेंड्स ये है जीएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी का जो है उन पर आधारित सारे सवाल थे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे प्रश्न जो है फ्रेंड्स एग्जाम पर आधारित है, यानी एग्जाम पर जो है इसी तरह के सवाल आएंगे। और इन सारे क्लास से फ्रेंड्स अगर आप ये क्लास को अगर अंतिम तक देख लेते हैं तो आपको ये एग्जाम पर बहुत सारे सवाल सीधे टच करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जरूर बात फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 9 पर जुड़कर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही सवाल को लेकर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा तो वह प्रैक्टिस सेट 2 होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स लाइक कीजिए, और आपको प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।